student, and welcome back to the YouTube channel, The Dream Academy. Hope so that you all are fine and in a very good health. Today, we are going to start class 10, unit number 11, Thermal Transformation Conceptual Questions in very simple and easy way. आपके पेपर का 50 to 60% कवर कर रहे होते हैं यही क्वेश्चन, सो इन क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इन क्वेश्चंस को शॉर्ट वे में, सिंपल और इजी वे में विद पिक्चर्स बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर वीडियो. 10 का जो फर्स्ट चैप्टर था, यूनिट नंबर 10 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को भी कवर कर लिया है. उन दोनों वीडियोस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट ऑन कर दूंगी. आप लोग उस वीडियो को भी देखें. चैप्टर 10 के भी क्वेश्चन आंसर्स, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको भी अच्छे से सुने, समझें और उसको प्रिपेयर करें. अब हम लोग मूव करते हैं यूनिट नंबर 11 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ. उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डू ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म ऑन लीव्स एंड ग्रास इन अ स्प्रिंग मॉर्निंग. क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछा जा रहा है कि ड्यू ड्रॉप्स को हम लोग उर्दू में शबनम के कतरे कहते हैं, जैसा कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहे हैं. तो क्यों हमें ये ड्यू ड्रॉप्स हमारे, जब सुबह-सुबह हम लोग उठते हैं, हमें लीव्स और ग्रासेस के ऊपर नज़र आते हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, हमने इस चीज़ का आंसर करना है. आंसर हम लोग देख लेते हैं. एट नाइट द एयर बिकम्स कोल्ड, द वाटर प्रेजेंट इन द एयर एज इनविजिबल गैस ऑल्सो बिकम्स कोल्ड. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि रात के वक्त जब हवा हमारी ठंडी हो जाती है, तो हवा में वाटर वेपर्स जो कि इनविजिबल गैस की फॉर्म में मौजूद होते हैं, वो भी ठंडे हो जाते हैं. पूरे दिन में जब सूरज अपनी रोशनी से, अपनी हीट से वाटर वेपर्स को इवेपोरेट करता है, तो वाटर वेपर्स क्या होते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, गैस की फॉर्म में हवा में आ जाते हैं. तो रात के वक्त जब हवा ठंडी होती है, तो हवा में मौजूद वही वाटर वेपर्स भी ठंडे हो जाते हैं. These small drops collect on leaves and grass in the morning. यही स्मॉल ड्रॉप्स क्या होते हैं, हम सुबह सुबह लीव्स और ग्रास के ऊपर कलेक्ट हो जाते हैं, और दीज ड्रॉप्स आर कॉल्ड ड्यू ड्रॉप्स. हम इन्हीं ड्रॉप्स को ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं. बेसिकली यहाँ पीछे जो प्रोसेस है वो कॉन्डेंसेशन का हो रहा है. कॉन्डेंसेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा था कि आपके वाटर वेपर्स, आपकी कोई भी चीज़ वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होती है. तो यहाँ पे भी वही फिनोमिना हो रहा है कि पूरा दिन सूरज की तपिश से जो पानी इवेपोरेट होकर इनविजिबल गैस बन जाता है, रात के वक्त जब हवा ठंडी होती है, हवा में मौजूद वही वाटर वेपर्स ठंडे होते हैं, कंडेंसेशन होती है, ठंडे होने के बाद वही वाटर ड्रॉपलेट्स आपके ग्रास और लीव्स के ऊपर कलेक्ट हो जाते हैं, और इस तरह से वो ड्यू ड्रॉप्स बन जाते हैं. तो होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर वेरिएशन ऑन सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन. अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि अगर हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ाएं या कम करें, तो उसका सब्लिमेशन और डिपोजिशन पे क्या इफेक्ट आएगा. फॉर दैट पर्पज सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सब्लिमेशन होता क्या है. यहाँ फिगर में हमें नजर आ रहा है कि सब्लिमेशन इज द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू द गैस स्टेट. इसमें क्या हो रहा है कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है गैस स्टेट में और लिक्विड स्टेट को स्किप कर रहा है. होता आमतौर पे यही है कि सॉलिड हीट एब्जॉर्ब करता है, सबसे पहले मेल्ट होता है, लाइक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, देन वो गैस में कन्वर्ट होता है बाय एब्जॉर्बिंग मोर हीट. लेकिन सब्लिमेशन के प्रोसेस में ये होता है कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस फॉर्म में, और जो उसकी दरमियान में लिक्विड की स्टेट आती है उसको वो स्किप कर देता है. वेयर एज इन डिपोजिशन, इसमें ये होता है कि गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड स्टेट में. ये नहीं होता कि गैस सबसे पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगी, देन लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा. ये भी अपना लिक्विड स्टेट को स्किप कर देता है, और डिपोजिशन में भी गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में. सो दैट इज डिपोजिशन एंड सब्लिमेशन. अब वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग प्रेशर को कम या ज़्यादा करें, टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करें, तो उसका सब्लिमेशन और डिपोजिशन पे क्या इफेक्ट आएगा, उसको हमने बारी बारी डिस्कस करना है यहाँ पे. आंसर देख लेते हैं. सबसे पहले हम टेम्परेचर का इफेक्ट चेक करते हैं. हायर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा सब्लिमेशन के ऊपर, डिपोजिशन के ऊपर, और लोअर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा सब्लिमेशन और डिपोजिशन के ऊपर. हायर टेम्परेचर gives particles more energy. This favors sublimation because solids can break free into gas more easily. अगर अब टेम्परेचर हम लोग बढ़ा देते हैं, उससे क्या होगा, डिपोजिशन अच्छे से, सॉरी, सब्लिमेशन अच्छे से हो सकती है. हाई टेम्परेचर सब्लिमेशन को फेवर करता है. किस तरह से, जब भी सॉलिड के पार्टिकल्स को ज़्यादा अमाउंट में टेम्परेचर मिलेगा, तो वो जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाएंगे, अपने बॉन्ड्स ज़्यादा जल्दी ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद जल्दी से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि इन सॉलिड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए हीट की ज़रूरत होती है, टेम्परेचर बढ़ाने की ज़रूरत होती है. जब आप टेम्परेचर ज़्यादा दे रहे हो, उनको एनर्जी ज़्यादा मिल रही है. जब ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, वो जल्दी से अपने बॉन्ड्स ब्रेक करके गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे.
It makes deposition harder since gas particles are moving too fast to settle into a solid. अब देखिए, अब हम इस गैस को हमने हाई टेम्परेचर दिया, डिपोजिशन करवानी, गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करवाना है, तो अगर हम इसको टेम्परेचर ज़्यादा देते हैं तो उससे क्या होगा कि गैस के पार्टिकल्स के पास ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, वो ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा स्पीड के साथ ऐसे के वाइब्रेट करेंगे। जबकि गैस को सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए कि वो पार्टिकल्स सेटल डाउन हो, कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो, इकट्ठे होके बॉन्ड बनाएँ और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएँ। लेकिन जब हम इसको टेम्परेचर ज़्यादा देंगे, इनके पास एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी, ये और एक-दूसरे से दूर-दूर भागेंगे। जब वो ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से एक-दूसरे से कोलाइड करके दूर-दूर जाएँगे, तो वो सॉलिड स्टेट में जल्दी कन्वर्ट नहीं हो पाएँगे। सो गैस को सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए क्या ज़रूरत होता है कि मॉलिक्यूल्स सेटल डाउन हो, बॉन्ड्स बनाएँ और कॉम्पैक्ट फॉर्म में होके सॉलिड स्टेट बना दें। बट जब टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा तो वो ज़्यादा कोलिजन की वजह से एक दूसरे से दूर जाएंगे, सेटल डाउन नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से डिपोजिशन क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी कि हायर टेम्परेचर पे सब्लिमेशन में क्या इफेक्ट होगा, डिपोजिशन में क्या इफेक्ट होगा। सब्लिमेशन का प्रोसेस जो बिल्कुल सिंपल है, बट डिपोजिशन को चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे गैस पार्टिकल्स ज़्यादा एनर्जी मिलने की वजह से, हायर टेम्परेचर होने की वजह से बाउंस करेंगे हर डायरेक्शन में, तो वो स्टिक नहीं हो पाएंगे, बॉन्ड्स नहीं बना पाएंगे, जिसकी वजह से वो सॉलिड में जल्दी कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। सो आप लोगों को लग रहा होगा कि आंसर्स बहुत लेंथी हैं, मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही हूँ एक ही चीज़ के ऊपर, तो ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ को मोटिवेट करती हूँ कि आप अच्छे से समझें, देन आप उसको अपने वर्ड्स में लिखें। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जैसे वर्डिंग्स, जैसी लाइन्स या जैसे सेंटेंसेस मैंने लिखे आप सेम टू सेम एज इट इज़ वैसे ही कॉपी करें। आप इसको अच्छे से समझें, बाद में अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। सो इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि मैं इतना टाइम एक ही क्वेश्चन के ऊपर लगा रही हूँ, मैं जिस क्वेश्चन पे टाइम लगा रही हूँ इस वजह से लगा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सो आगे हम लोअर टेम्परेचर की बात करते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं लोअर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा सब्लिमेशन और डिपोजिशन के ऊपर। पार्टिकल्स लूज एनर्जी, दिस फेवर्स डिपोजिशन बिकॉज गैस पार्टिकल्स स्लो डाउन एंड अरेंज इनटू अ सॉलिड। अब अगर हम लोग टेम्परेचर कम देते हैं तो कम टेम्परेचर आपकी डिपोजिशन को ज़्यादा फेवर करेगा एज कम्पेयर टू सब्लिमेशन। क्यों? जब हम इसको गैस को कम टेम्परेचर देंगे, पार्टिकल्स कम टेम्परेचर की वजह से कम एनर्जी गेन करेंगे। जब एनर्जी कम गेन करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ ज़्यादा ज़ोर से या हर डायरेक्शन में बाउंस या कोलिजन नहीं करेंगे और इजीली सेटल डाउन हो जाएंगे, बॉन्ड्स क्रिएट करेंगे और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड सब्लिमेशन पे लोअर टेम्परेचर का इफेक्ट ये आएगा कि सॉलिड ने गैस में कन्वर्ट होना है। गैस में कन्वर्ट होने के लिए उनको अपने बॉन्ड्स को तोड़ना है। तोड़ने के लिए उनको हाई एनर्जी रिक्वायर्ड। हाई एनर्जी उनको कहाँ से मिलेगी? जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अगर टेम्परेचर कम है, उनके पास एनर्जी नहीं आएगी, वो अपने बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर पाएंगे और अपने आप वो गैस में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं दैट इट्स सप्रेसेस सब्लिमेशन। मैंने यहाँ पे सप्रेसेस सब्लिमेशन की रीज़न नहीं लिखी, बट मैंने आपको बता दिया है कि सॉलिड को अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, क्योंकि सॉलिड ने गैस में कन्वर्ट होना होता है। जब टेम्परेचर आपको कम मिलेगा, सॉलिड को एनर्जी कम मिलेगी। जब एनर्जी कम मिलेगी तो वो अपने बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर पाएंगे और वो गैस में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सब्लिमेशन एंड ऑन डिपोजिशन। हमने हाई टेम्परेचर का भी इफेक्ट देखा, लो टेम्परेचर का भी इफेक्ट देखा। अब हम चेक करेंगे कि प्रेशर किस तरह से इफेक्ट करता है सब्लिमेशन को और डिपोजिशन को। हाई प्रेशर या लो प्रेशर को डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज प्रेशर इफेक्ट को भी हमने डिस्कस करना था सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन के ऊपर। सबसे पहले हम हाई प्रेशर को डिस्कस करते हैं। pushes gas particles closer together. This makes it easier for gas to become solid, so deposition is favored. अब जब प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ने का मतलब क्या है कि आप ऊपर से कोई ढक्कन लगा दो ऊपर से, या कोई पिस्टन लगा दो जिसकी वजह से आप फोर्स लगा के इसको थोड़ा सा फोर्स करके नीचे करो, जिसकी वजह से प्रेशर अंदर इंक्रीज हो जाए पार्टिकल्स पे। तो उससे क्या होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, जिसकी वजह से गैसेस का सॉलिड में कन्वर्ट होना ईजी हो जाएगा, बिकॉज सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोजली पैक टुगेदर होते हैं। और गैस पे जब हम लोग प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, पैक टुगेदर हो जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे, तो उनका सॉलिड में कन्वर्ट होना आसान हो जाएगा। सो डिपोजिशन में हाई प्रेशर फेवर करता है। इट मेक्स सब्लिमेशन हार्डर बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बैक। अब अगर हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से सब्लिमेशन का प्रोसेस मुश्किल हो जाएगा। क्यों?
सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड टू गैस कन्वर्ट होना। अगर हम ऊपर से प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, सॉलिड्स का गैस में कन्वर्ट होना पॉसिबल सिर्फ उसी वक्त है जब ये अपने बॉन्ड्स ब्रेक करेगा। बॉन्ड्स ब्रेक करके दूर दूर जाएंगे और गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम प्रेशर इंक्रीज और कर देंगे, जिसकी वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स और क्लोजली पैक्ड आ जाएंगे, जिसकी वजह से उनके लिए गैस में जाना मुश्किल हो जाएगा। अब लो प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा? गिव्स गैस पार्टिकल्स मोर स्पेस टू स्प्रेड आउट। अब हमने ऊपर से प्रेशर कम कर दिया, कोई ऊपर से फोर्स नहीं लग रही, तो क्या होगा? गैस के पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे। जब गैस के पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। जब गैस के पार्टिकल्स सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे तो डिपोजिशन का प्रोसेस नहीं होगा। और अगर सब्लिमेशन की बात करें, सब्लिमेशन में अगर हम ऊपर से प्रेशर कम करेंगे, लो प्रेशर होगा, पार्ट सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स तोड़ के स्प्रेड अपार्ट हो जाएंगे इजीली। जब वो स्प्रेड अपार्ट होंगे तो वो इजीली गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे और सब्लिमेशन का प्रोसेस बहुत आसानी से हो जाएगा। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? वाई डू वेपर्स फॉर्म ऑन द हैंडल एंड सिलेंडर ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर व्हेन इट इज डिस्चार्ज्ड? सबसे पहले तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, ये आपको फिगर में सामने नजर आ रहा है, जो कि आग को बुझाने में काम आता है। वो कह रहे हैं जब भी हम ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं आग बुझाने के लिए, इसके वजह से सारी गैस डिस्चार्ज कर देते हैं, तो इस सिलेंडर के हैंडल के ऊपर और इस सिलेंडर के ऊपर वाटर वेपर्स क्यों फॉर्म हो जाते हैं, वाटर वेपर्स क्यों बन जाते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, इस चीज़ को डिस्कस करना है हमने। सो आंसर देखते हैं हम लोग। व्हेन अ फायर एक्सटिंग्विशर इज डिस्चार्ज्ड, द गैस इनसाइड इट कम्स आउट वेरी क्विकली अंडर हाई प्रेशर। अब जैसे ही हम फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करते हैं तो उस फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर जितनी भी गैस होती है वो जल्दी से बाहर आती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर हाई होता है। एज द गैस एक्सपैंड्स इट बिकम्स वेरी कोल्ड। जैसे ही गैस अंदर से बाहर आती है तो एक्सपैंड हो रही होती है तो वो ठंडी हो जाती है। इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि जब गैस एक्सपैंड हो रही होती है तो वो वर्क कर रही होती है, वर्क डन कर रही होती है। जब वो वर्क डन कर रही होती है तो वो अपनी सारी की सारी एनर्जी यूज कर लेती है। जब वो सारी एनर्जी यूज कर लेती है तो वो क्या हो जाती है? कूल डाउन हो जाती है। दिस कूल्स द हैंडल एंड द सिलेंडर ऑफ द एक्सटिंग्विशर, जिसकी वजह से हैंडल और आपका फायर एक्सटिंग्विशर ठंडा हो जाता है। सो दैट इज अ बेसिक रीजन कि जैसे गैस एक्सपैंड करती है और जैसे गैस एक्सपैंड कर जाएगी, अपनी सारी की सारी एनर्जी यूज कर लेगी, तो वो खुद कूल डाउन हो जाएगी। इसमें कंडेंसेशन का प्रोसेस भी यूज हो रहा है, जो कि हम लोगों ने ड्यू ड्रॉप्स के क्वेश्चन में किया था। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर देन कंडेंसेस ऑन द कोल्ड सरफेस एंड फॉर्म्स टाइनी ड्रॉपलेट्स और मिस्ट which look like vapors। अब वाटर वेपर्स जो उस हवा में मौजूद होंगे, गैस जब एक्सपैंड करेगी तो हवा में वाटर वेपर्स आ जाएंगे। वो वाटर वेपर्स जैसे ही ठंडे होंगे वो सरफेस के ऊपर आके बैठ जाएंगे और वो टाइनी ड्रॉपलेट्स बना देंगे, जैसा हम लोगों ने ड्यू ड्रॉप्स के केस में पढ़ा था। which look like vapors, जो कि हमें वेपर्स की फॉर्म में नजर आएंगे। Therefore, vapors appear on the handle and cylinder because of the sudden cooling caused by the rapidly expanding gas। तो इस वजह से हमें वेपर्स नजर आते हैं हैंडल और सिलेंडर के ऊपर, क्योंकि वो एक्सपैंड करती है गैस। जब वो एक्सपैंड करती है, अपनी सारी की सारी एनर्जी यूज कर लेती है, तो खुद ठंडी हो जाती है। जब वो ठंडी होती है तो वेपर्स उसके हवा में उड़े होते हैं, जैसे ही वो ठंडे होते हैं तो वो आग के सिलेंडर के हैंडल और सिलेंडर के ऊपर आके फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं इन द लाइक वेपर्स। ठीक हो गया, लाइक टाइनी ड्रॉपलेट्स। सो दैट इज द क्वेश्चन। होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हाउ डज स्वेटिंग हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी डाउन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। कहने का जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी पे स्वेटिंग होती है, पसीना आता है। पसीने से हमारी बॉडी ठंडी कैसे हो जाती है, या हमारी स्वेटिंग, हमारे एक्सरसाइज के दौरान जब स्वेटिंग आती है तो स्वेटिंग से हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस होता है और कैसे प्रोड्यूस होता है, हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि आफ्टर स्वेटिंग हम ठंडा फील क्यों करते हैं। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। ड्यूरिंग एक्सरसाइज अवर बॉडी प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट। जब भी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस कर रही होती है। टू कूल द बॉडी डाउन, स्वेट कम्स आउट थ्रू द स्किन। अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हमारी बॉडी का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब होता है कि हमारी बॉडी का एक ख़ास टेम्परेचर होता है जिसको मेंटेन रखना हमारी बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, लाइक हम लोग अगर सपोज करें कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, हमारी बॉडी ने उसी टेम्परेचर पर रहना है, ना उससे कम टेम्परेचर पर जाना है, ना उस टेम्परेचर से ज़्यादा जाना है। अगर तो उससे कम हो जाता है तब भी हमारी बॉडी उसको वापस 25
डिग्री सेंटीग्रेड पे लेकर आएगी, और अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी फिर भी उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वापस लेकर आएगी। अब बॉडी की एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, बॉडी हमारी हीट अप हो गई है। अब हमने अपनी बॉडी को कूल डाउन करना है, तो उसके लिए हमारी बॉडी क्या मैकेनिज्म यूज़ करती है, वो स्वेट प्रोड्यूस करती है। बॉडी स्वेट प्रोड्यूस करती है वाइल ड्यूरिंग हीट अप। अब क्या होगा, व्हेन द स्किन स्वेट इवेपोरेट इट टेक्स हीट अवे फ्रॉम द बॉडी। अब ये होगा, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारी बॉडी हीट अप हो गई है, हीट अप होने के बाद हमारी बॉडी स्वेट प्रोड्यूस करेगी। जब हमारी बॉडी के ऊपर स्वेट आएगा वाटर वेपर्स की फॉर्म में, तो क्या होगा, वो वाटर वेपर्स हमारी बॉडी की हीट की वजह से इवेपोरेट हो जाएंगे। इवेपोरेट का मतलब क्या है कि वो बुखारात बन के हवा में उड़ जाएंगे। अब वो जो बुखारात हमारी बॉडी से उड़े हैं, वो हमारी बॉडी की हीट को साथ लेकर चले जाएंगे, जिसकी वजह से पीछे जो हमें सेंसेशंस होंगी वो कूलिंग प्रोड्यूस करेंगी, हमें कूल सेंसेशन फील होगी। दिस लॉस ऑफ हीट कूल्स द स्किन। अब जब वो हीट लूज हो जाएगी तो हमारी स्किन को कूलिंग सेंसेशन फील होगी एंड हेल्प्स मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, और वापस हमारी बॉडी अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी। देयरफॉर स्वेटिंग हेल्प्स प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम बिकमिंग टू हॉट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। इस वजह से स्वेटिंग जो है वो हमारी बॉडी को गर्म होने से बचाती है, अगर गर्म हो जाती है तो उसको वापस अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आती है। तो होप्स हो कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कंसिडर अ पीस ऑफ मेटल एक्स एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक मेटल है, उसका हमने नाम रख दिया एक्स, जो कि शुरू में 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे है। इट इज प्लेस्ड ऑन अ हीटर विच इज प्रोवाइडिंग हीट एट अ कॉन्स्टेंट रेट। हमने उस मेटल को हीटर के ऊपर रखा जो कि उसको हीट प्रोवाइड कर रहा है कॉन्स्टेंट रेट के ऊपर। कॉन्स्टेंट रेट का मतलब है कि अगर फर्स्ट 10 सेकेंड्स में वो 20 जाउल्स की हीट प्रोड्यूस कर रहा है या उस मेटल को हीट दे रहा है, तो नेक्स्ट 10 सेकेंड में भी वो उतनी ही हीट देगा until it reaches a final temperature of 400 डिग्री सेंटीग्रेड। उस वक्त तक वो उसको हीट देता रहेगा जब तक वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक ना पहुंच जाए। पहले वो मेटल एक्स शुरू में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, वो उसको हीट करता रहेगा जब तक उसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक ना पहुंच जाए। द मेटल हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 250 डिग्री सेंटीग्रेड। उस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये है कि जैसे ही उस मेटल का टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, वो मेटल मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट ये है, ड्रॉ अ टेम्परेचर टाइम ग्राफ इलस्ट्रेटिंग द चेंजेस इन टेम्परेचर ऑफ मेटल एक्स एज इट इज हीटेड। हमने एक टेम्परेचर टाइम ग्राफ बनाना है जिसमें इस चीज को शो किया जाएगा कि उस मेटल एक्स के टेम्परेचर किस तरह से चेंज हो रहा है जैसे जैसे वो हीट अप होता जा रहा है। ठीक हो गया। होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हम इसके सोल्यूशन की तरफ और इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्राफ। अब हम सबसे पहले ग्राफ चेक कर लेते हैं। इसके वाई एक्सिस पे हम लोगों ने लिया है टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पे लिया है हमने टाइम, बिकॉज हमने टेम्परेचर टाइम ग्राफ बनाना है जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। टेम्परेचर टाइम ग्राफ हम लोगों ने बना लिया। इसमें उन्होंने हमें कहा था कि मेटल एक्स इनिशियली टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हम लोगों ने उसको हीटअप करना शुरू किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड से। ठीक हो गया। सबसे पहला फेज उसका है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक का फेज 1। इसमें क्या होता है, एट फर्स्ट मेटल एक्स इज इन द सॉलिड स्टेट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। शुरू में मेटल एक्स अपने सॉलिड स्टेट पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मौजूद है। सिंस द हीटर सप्लाइज हीट एट अ कांस्टेंट रेट द टेम्परेचर इंक्रीजेज स्टेडीली विद टाइम। अच्छा, चूंकि अब हीटर जो उस मेटल को हीट सप्लाई कर रहा है वो कांस्टेंट रेट पे सप्लाई कर रहा है। कांस्टेंट रेट का क्या मतलब है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1 सेकेंड में 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ रहा है टेम्परेचर, तो नेक्स्ट सेकेंड में भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा। तो 0 से लेकर 100 से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और ग्राफ में हमने जब भी ये कॉन्स्टेंट रेट शो करना होता है तो हम लोग एक स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन बनाते हैं। सो यहाँ पे ग्राफ में हमने वही शो किया हुआ है। ऑन द ग्राफ दिस इज शोन बाय एन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन फ्रॉम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू द 250 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लाइन इस चीज़ को शो कर रही है कि यहाँ पे कांस्टेंट रेट है। हमने 100 से 250 तक कांस्टेंट रेट पे बॉडी को या मेटल को हीट अप किया है। ठीक हो गया, ये था फेज 1। अब फेज 2 हम लोग देखते हैं यहाँ पे।
ओके, नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास मेल्टिंग स्टेज एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड. व्हेन द मेटल रीचेस 250 डिग्री सेंटीग्रेड इट स्टार्ट्स मेल्टिंग बिकॉज दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट. जैसे ही मेटल 250 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे पहुंचेगा तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है 250 डिग्री सेंटीग्रेड. दैट्स वाई वो जैसे ही 250 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर तक पहुंचेगा वो वहां से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा. During melting, the temperature remains constant and 250 डिग्री सेंटीग्रेड even though heating continues. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो समझने वाली है कि यहाँ पे हम लोग हीट प्रोवाइड तो कर रहे हैं, बट वो हीट उस मेटल के टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगी, वो 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहेगा. बेशक हम उसको टेम्परेचर देते जा रहे हैं, इस टाइम पे टेम्परेचर दिया था, इधर भी टेम्परेचर दे रहे हैं, यहाँ पे भी हीट दे रहे हैं, देते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तक इस पॉइंट तक हम टेम्परेचर जो दे रहे हैं वो सिर्फ उस मेटल को मेल्ट कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा. दिस हैपन्स बिकॉज द हीट एनर्जी इज यूज टू चेंज द स्टेट ऑफ द मेटल फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड रादर देन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि हम लोग जो हीट एनर्जी दे रहे हैं वो उस मेटल की स्टेट को चेंज कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में लेके जा रहा है, उसको मेल्ट कर रहा है, उसको सिर्फ मेल्ट कर रहा है, वो टेम्परेचर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा. ऑन द ग्राफ दिस इज शोन बाय हॉरिजॉन्टल और फ्लैट लाइन एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड. ग्राफ में मैंने आपको सबसे पहले बताया हम कांस्टेंट रेट को स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, लेकिन अगर हम लोग ये चीज़ शो करना चाह रहे हैं कि जैसे हम यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं जो इस चीज़ को शो कर रहा है कि टेम्परेचर आपका 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेशक टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन टेम्परेचर स्टक है अपने 250 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर. तो ये था आपका मेल्टिंग स्टेज. अब हम अपने नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाते हैं, हीटिंग ऑफ लिक्विड मेटल फ्रॉम 250 डिग्री सेंटीग्रेड टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ 250 से 400 तक का जो प्रोसेस है अब हमने इसको देखना है. अब हमने क्वेश्चन में ये बताया था कि हमने उसको फाइनल टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाना है. अब वो मेल्ट हो गया 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक, कंप्लीटली वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया. अब वहाँ से 250 डिग्री सेंटीग्रेड को हम जब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो अब उसका वो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा अप टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड. कब टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा? जब वो सॉलिड कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. हीटिंग ऑफ लिक्विड मेटल फ्रॉम 250 डिग्री सेंटीग्रेड टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड. आफ्टर ऑल द मेटल हैज मेल्टेड इट बिकम्स कंप्लीटली लिक्विड. जैसे सारा का सारा मेटल मेल्ट हो जाएगा वो पूरी की पूरी तरह से लिक्विड बन जाएगा. फर्दर हीटिंग कॉजेज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड मेटल टू राइज फ्रॉम 250 डिग्री सेंटीग्रेड टू 400. अब हम उसको जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, अब हम उसको जब हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा. ऑन द ग्राफ दिस इज शोन बाय एन अदर अपवर्ड स्लोपिंग लाइन एंडिंग एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इस ग्राफ में वो इस स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है टिल 400 डिग्री सेंटीग्रेड. ये क्वेश्चन का पार्ट 1 था. आई नो कि क्वेश्चन का पार्ट 1 थोड़ा सा लेंथी है, मैं आपको नहीं कहती कि आप एज इट इज इस क्वेश्चन को राइट डाउन करें. आप जस्ट ग्राफ बनाएं, ये 3 हेडिंग्स हैं और अंदर 2 to 3 लाइंस में खुद से एक्सप्लेन करें. और इतना डिटेल में समझाने का मकसद यही था कि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप इसको खुद से लिख सकें. मैं आपको इस चीज़ से मोटिवेट नहीं करूँगी कि जैसा मैंने लिखा आप वैसा ही लिखें, सिर्फ समझें यहाँ से और बाद में ग्राफ को सेम एज इट इज़ कॉपी करें और हेडिंग्स को एज इट इज़ कॉपी करें और जो चीज़ मैंने आपको समझाई उसको अपने वर्डिंग्स में लिखें, तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा. अब हम इस क्वेश्चन के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं. पार्ट 2 में क्या कहा जा रहा है? पार्ट 2 है हमारे पास, नाउ एग्जामिन अ डिफरेंट मेटल Y which has a higher latent heat of fusion compared to metal X. अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने एक नया मेटल कंसिडर करना है. पहले हमारे पास जो मेटल था दैट इज X, अब हमने न्यू मेटल लिया है Y जिसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेटल X. अब सबसे पहले तो हमें समझना है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऐसी एनर्जी होती है जिससे हम सिर्फ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं और उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी नहीं बढ़ाते. जैसा हमने मेटल एक्स के केस में किया था कि हम लोग जब यहाँ 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचे थे तो उसने मेल्ट होना शुरू कर दिया था, लेकिन हम यहाँ पे इसको हीट प्रोवाइड तो कर रहे थे बट उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था, वो सिर्फ मेल्ट हो रहा था. जब वो कम्प्लीटली मेल्ट हो गया था इस पॉइंट पे तब उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ था. तो यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ से उसने अपने सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया है और उसको हम कहते हैं यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितनी हमने हीट एनर्जी दी है दैट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. क्यों? क्योंकि उस एनर्जी ने सिर्फ इस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाया.
तो इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इस केस में वाई मेटल जो है उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा टाइम लेगा, ज़्यादा एनर्जी लेगा अपने आप को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब सॉलिड टू लिक्विड में जाने के लिए वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लेगा। जब वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लेगा तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम भी लेगा। तो वो क्या कह रहे हैं, बोथ मेटल्स हैव आइडेंटिकल मेल्टिंग पॉइंट। मेटल एक्स का मेल्टिंग पॉइंट भी 250 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो मेटल वाई का भी मेल्टिंग पॉइंट 250 डिग्री सेंटीग्रेड है। एंड हीट कैपेसिटीज भी दोनों की सेम है, मतलब अपने आप को गर्म करने के लिए वो कितनी हीट लेंगे वो भी दोनों की सेम है। द हीटिंग प्रोसीजर फॉर मेटल वाई इज कंडक्टेड अंडर द सेम एनर्जी सप्लाई रेट एज मेटल एक्स। जिस तरह से जिस रेट से हम मेटल एक्स को हीट प्रोवाइड कर रहे थे उसी रेट के साथ हम मेटल वाई को भी हीट प्रोवाइड करेंगे, जो हमने डिस्कस किया था कॉन्स्टेंट रेट। डिस्क्राइब हाउ द टेम्परेचर टाइम ग्राफ फॉर मेटल वाई विल डिफर फ्रॉम दैट ऑफ मेटल एक्स। अब देखिए, जो ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर तो आपको पार्ट 1 अच्छे से समझ आया होगा तो इस पार्ट 2 का आंसर आप मुझे खुद देंगे। अब वो कह रहे हैं कि टेम्परेचर टाइम ग्राफ मेटल वाई के लिए किस तरह से डिफर होगा, कंसिडरिंग द इम्प्लीकेशंस ऑफ इट्स ग्रेटर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए, इस क्वेश्चन में, इस केस में सिर्फ एक चीज़ डिफर कर रही है, बाकी सब चीज़ें सेम है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मेटल वाई की सिर्फ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज़्यादा है, मतलब वो अपने आप को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट लेगा। जब वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट लेगा तो वो ज़्यादा टाइम लेगा। बाकी सब चीज़ें डिफरेंट है, वो मेल्ट भी सेम टेम्परेचर पे होगा, उसको हीट एनर्जी भी सेम रेट पे दी जा रही है जैसा मेटल एक्स को दी जा रही है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को डिस्कस करेंगे इटसेल्फ, इसका क्या आंसर हो सकता है। अब देखते हैं इसका आंसर। Metal Y has a higher latent heat of fusion, so it needs more heat energy to melt than metal X. वही बात जो हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में बात की थी कि मेटल वाई का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा एनर्जी लेगा अपने आप को मेल्ट करने में, सॉलिड से लिक्विड की स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। अब उन्होंने कहा है कि दोनों ग्राफ्स में डिफरेंस क्या होगा। फॉर दैट पर्पज़ आप इस वीडियो को पॉज करें और अपने माइंड में सोचें कि इसका क्या आंसर हो सकता है, क्या डिफरेंस होगा दोनों ग्राफ में। अब मैं आपको आंसर बता रही हूँ, बट सबसे पहले आप उसको अपनी कॉपीज पे नोट डाउन करेंगे कि आपका क्या आंसर था, फिर मैच करेंगे जो मैं आंसर आपको बता रही हूँ कि आपका भी आंसर वही है या नहीं है। इससे आपको पता चलेगा कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है या नहीं आया। अब इसका आंसर ये है, द फर्स्ट राइजिंग लाइन 100 to 250 will be the same as metal X because both have the same heat capacity and are heated at the same rate. अब जो हमारा फर्स्ट लाइन था 100 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये सेम रहेगा क्योंकि दोनों को हम लोग सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं और दोनों की हीट कैपेसिटी, दोनों की काबिलियत कि उन्होंने अपने आप को गर्म करने के लिए कितनी हीट लेनी है वो भी सेम है। जो मसला आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 250 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद। मेटल वाई विल स्टे एट द मेल्टिंग पॉइंट फॉर अ लॉन्गर टाइम बिकॉज मोर एनर्जी इज नीडेड फॉर मेल्टिंग। अब जो मेटल वाई है वो इस 250 डिग्री सेंटीग्रेड वाली जो लाइन है उस पर ज़्यादा देर के लिए रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज़्यादा है, वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट लेगा अपने आप को मेल्ट करने में, यानी कि अपने आप को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस लाइन पे वो ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा, ये वाला टाइम उसका बढ़ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, ज़्यादा लंबी होगी एज कम्पेयर टू मेटल एक्स। सिर्फ डिफरेंस यहाँ आएगा, जो हमारा 100 टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो ये लाइन थी ये भी सेम रहेगी, और ये जो लास्ट 250 से 400 तक लाइन थी ये भी सेम रहेगी। सिर्फ दरमियान में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से डिफरेंस आएगा। आफ्टर मेल्टिंग इज कंप्लीट द फाइनल राइजिंग लाइन 250 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड विल अगेन बी द सेम एज मेटल एक्स। तो जैसे ही मेल्टिंग कंप्लीट हो जाएगी इस पॉइंट पे, तो जब टेम्परेचर राइज करना शुरू करेगा तो ये वाली लाइन भी सेम होगी मेटल वाई की जैसी मेटल एक्स की थी। तो इससे जो डिफरेंस आ रहा है वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में। सो होप्स हो कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैं आपको नहीं मोटिवेट करूंगी, नहीं फोर्स करूंगी कि सेम एज इट इज़ यही वर्डिंग यूज़ करें, जस्ट इसको अच्छे से समझ लें, हेडिंग्स यही रखें, ग्राफ चेंज ना करें, सिर्फ अंदर से वर्डिंग्स आप अपने लिखें जो आपको समझ आया। होप्स हो कि तमाम क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। हमने इस वीडियो में क्लास 10 यूनिट नंबर 11 के फर्स्ट 5 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर इसमें कोई भी इशू हो, कोई भी पॉइंट जो मैं अच्छे से नहीं समझा पाई, कोई पॉइंट जो मिस हो गया हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। आई विल रिप्लाई यू as soon as possible, and thanks for watching this video. If you have any query, then you can contact me on the dreamacademy084@gmail.com. Also, I will paste the link of the community ऑफ ड्रीम अकेडमी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको डे टू डे अपडेट्स और न्यू अपलोडेड वीडियो का लिंक्स वगैरह मिलते रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।